नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप जानते हैं कि हम लोग सीआरपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू किए हुए हैं और इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पूरी संभावना है कि आगे जो सीआरपीसी से संबंधित या अन्य सब्जेक्ट की भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उन सब्जेक्ट से बाहर का प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और अगर आपने ऐसा सॉल्व कर लिया तो आपको प्री एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं होने वाली। तो शुरुआत करते हैं इसकी। हम लोग शुरुआत करते हैं, ये पहले क्वेश्चन से है कि सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? आपके सामने ऑप्शन है सेक्शन 20, 13, 24, 25। उम्मीद है कि आपने आंसर तय कर लिया होगा। सही आंसर है सेक्शन 25 यानी ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन इसलिए हमने इसमें रखा था, है बहुत आसान, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट को कन्फ्यूजन इसमें भी हो जाता है कि जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछा जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 में है, और जब उसी में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछ दिया जाता है तो भी एक्साइटमेंट में स्टूडेंट 24 ही मार देते हैं, जबकि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25 में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरी ट्रायल के अंतर्गत सीआरपीसी के चैप्टर 21 में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। समरी ट्रायल के अंतर्गत सीआरपीसी के चैप्टर 21 में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है? 2 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ। जब आप सीआरपीसी का सेक्शन 262 पढ़ते हैं, समरी ट्रायल 260 से लेकर 265 तक है, उसमें 262 जब पढ़ते हैं तो प्रोसीजर बताई गई है कि समरी ट्रायल में समन मामलों में जो प्रोसीजर अपनाई जाती है वही प्रोसीजर इसमें भी अपनाई जाती है, और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिया जा सकता है वो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ का ही होगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अंतर्गत पीस के लिए यानी परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार निम्न में से किसको है? सेक्शन 106 के अंतर्गत कीपिंग पीस यानी परिशांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी ली जाती है, वो किसे मांगने का अधिकार है? सेशन कोर्ट को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, अपीली या पुनरीक्षण न्यायालय को, या सभी को? आप आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, क्योंकि वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत मतलब न्यायालय देता है 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, और जो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए हो सकती है, 106 के अंतर्गत 3 इयर्स के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचल संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के सेक्शन 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पहले कितने समय पर विचार करता है? यानी कि जब 145 के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन से लेकर डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो पोजीशन को कितना पहले तक के पोजीशन को उसमें विचार में लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मंथ। क्लास नंबर 4 जब आप पढ़ते हैं 145 का, तो क्लास नंबर 4 में ये बात बताई गई है कि मजिस्ट्रेट इस बात पर भी विचार करता है कि उस संपत्ति से जो मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया गया है उससे 2 महीने पहले
2 महीने पहले वास्तव में उस संपत्ति पर किसका कब्जा था, तो उसके आधार पर पोजीशन को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है। माने मर्डर के मामले में ट्रायल करने का किसको राइट है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज या ऑल ऑफ द एबव, माने उपयुक्त सभी। आप लगा लीजिए आंसर सही। जब आप फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी के देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि कौन सा आईपीसी का ऑफेंस किस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये मर्डर जो है आईपीसी का सेक्शन 302 का ट्रायल ये ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट होता है, तो एडिशनल सेशन कोर्ट इसका ट्रायल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आंसर बताना इसमें कि सीआरपीसी के सेक्शन 133 के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंडीशनल आर्डर न्यूसेंस हटाने के लिए पास करता है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सेक्शन 133 के अंतर्गत न्यूसेंस को हटाने के लिए कंडीशनल आर्डर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को द्वारा दिया जाता है, ऐसे आर्डर को सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है, सही है, पार्शियली रॉन्ग है या पार्शियली करेक्ट है? आंसर आप लगा लिए होंगे, मैं बता देता हूँ। ये बात सही है। सेक्शन 133 का क्लाज नंबर 2 में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि इस सेक्शन के अंतर्गत दिए गए आदेश पर को किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेशन कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं, यानी सेशन कोर्ट के इनहेरेंट पावर किस सेक्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए 481, 482, 483 और सीआरपीसी में कहीं नहीं। उम्मीद है आप आंसर लगा चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी, सीआरपीसी में कहीं नहीं। सेशन कोर्ट के इनहेरेंट पावर की बात सीआरपीसी में नहीं की गई है। सीआरपीसी में केवल हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर की बात की गई है, जो कि 482 में है। जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो आपको ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप यही मार दें, वो हाई कोर्ट के लिए है। सेशन कोर्ट के इनहेरेंट पावर नहीं दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मामले में कन्विक्ट द्वारा कोई अपील नहीं होगी। अगर इस प्रकार का कन्विक्शन हुआ है तो उसमें अपील नहीं होगी। ये बात में से कौन सी लागू होती है कि कौन से मामले में अपील नहीं होगी? इसमें आप पढ़ लीजिए सारे। इसका सही ऑप्शन आप बताइए कौन सा होगा। मैं बता देता हूं। अब ऑप्शन नंबर ए सही है। जब अपील का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक सेक्शन है जो ये बताता है कि छोटे मामलों में अपील नहीं होती। और छोटे मामलों में कौन से मामलों में अपील नहीं होगी? तो ये बताएगा कि जब हाई कोर्ट 6 महीने की जेल या 1000 रुपये तक की फ़ाइन लगाएगा तो ऐसे मामलों में अपील नहीं होती। तो ये है जिसमें अपील नहीं होती। नेक्स्ट, कौन सा प्रोविज़न निम्न में से कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जिसमें जो कि सीआरपीसी में नहीं है? निर्देश यानी रेफरेंस, पुनर्विलोकन यानी रिव्यू, पुनरीक्षण यानी रिवीजन या ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन से संबंधित प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं है। यहाँ तक कि 362 ये कहता है कि एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसका कोई पुनर्विलोकन नहीं होगा। लेकिन रेफरेंस है और रिवीजन भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? यानी समन ट्रायल में शुरुआत किस बात से होती है? ये आपके सामने है कि क्या इस बात से शुरुआत होती है कि ट्रायल जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा किया जाना, या सीआरपीसी के सेक्शन 207 का अनुपालन होना चाहिए, या दोषी होने के अभिवचन से शुरुआत होती है, या अभियोग का सारांश बता दिया जाता है, यानी कि सब्सटेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन से शुरुआत होती है। तो समन मामलों की शुरुआत इनमें से किस से होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभियोग का सारांश बताया जाना। जब अभियोग का सारांश बताया जाना यहाँ से शुरुआत होती है, यानी कि समन ट्रायल होता कहाँ है? समन ट्रायल है 251 से लेके 259 तक, उसी में 251 की मार्जिनल हेडिंग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जहां इन्वेस्टिगेशन ऐसे अपराध के संबंध में है, जहां इन्वेस्टिगेशन ऐसे अपराध के संबंध में है जो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या नॉट लेस देन 10 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, वहाँ मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम कितने टाइम के लिए भेज सकता है? फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि जहाँ इन्वेस्टिगेशन डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या नॉट लेस देन 10 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को मैक्सिमम कितने पुलिस कस्टडी के लिए भेज सकता है? आपके सामने है 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 15 डेज। इसका सही आंसर आप लगा चुके होंगे क्योंकि आसान सा है, ये है 15 डेज। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसमें 90 डेज लगा दिया हो, लेकिन नहीं, ये 90 डेज नहीं है, क्योंकि बात हो रही है पुलिस कस्टडी की, और पुलिस कस्टडी किसी भी दशा में 15 डेज से अधिक नहीं हो सकती, चाहे कोई भी मामला हो। ठीक है, और 60 और 90 डेज़ की जो बात है वो जुडिशियल कस्टडी की है, या यूं कहें कि पुलिस और जुडिशियल कस्टडी मिला के कुल कस्टडी कितने हो सकती है, तब इसमें 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंड सीआरपीसी के उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? माने इसमें से दंड गलती से हो गया, सेक्शन है कि इनमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें अपील से संबंधित प्रोविज़न नहीं है? 86, 449, 450, 454। उम्मीद है आप लगा चुके होंगे सही आंसर। सही आंसर है इसका सेक्शन 450, बाकी सब अपील से संबंधित है। 450 अपील से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि ए को बलात्कार से संबंधित अपराध में अरेस्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में दिया गया, उसको मैक्सिमम कितने समय में कस्टडी में दिया जा सकता है? रेप के मामले में किसी व्यक्ति की मैक्सिमम कस्टडी कितनी हो सकती है, ये आंसर है, और ऑप्शन है 55 डेज, 90 डेज, 60 डेज, 24 डेज। आप लगा चुके होंगे सही आंसर, मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से 90 डेज। ऑप्शन नंबर सी 90 डेज होगा इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि डेथ सेंटेंस जिन मामलों में है और मर्डर रेप में डेथ सेंटेंस भी है, तो ऐसे मामलों में जो है वो 90 डेज़ के लिए कस्टडी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन कोर्ट के समक्ष किसी विचारण में यदि न्यायाधीश की राय है कि उक्त अपराध एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, तो वह मामले को ट्रायल करने के लिए किसे भेज देता है? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल हो रहा हो और जज की ओपिनियन ये है कि ये मामला जो मेरे पास है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, तो वो उस मामले को ट्रायल करने के लिए किसे भेज देगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, एडिशनल सेशन जज को,
या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसी अदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। आप लगा चुके होंगे आंसर। ये ऑप्शन डी सही होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या अन्य कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। जब आप पढ़ रहे होते हैं सेशन ट्रायल, और सेशन ट्रायल में सेक्शन 228, तो सेक्शन 228 के अंतर्गत दो बातें, एक वो बताता है जब एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है तो सेशन जज क्या करेंगे ये, और एक होगा कि जब एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है तब उसमें वो चार्ज फ्रेम करता है। ठीक, 228 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है। मैं आपको सेक्शन रिफर कर देता हूँ। ये बात सेक्शन 229 की है, अरे 229 कह रहा है, 129 की है, 129। सिविल बल द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश कौन दे सकता है। अब आपके सामने ऑप्शन है, आप लगा लीजिए फिर मैं बताऊं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या ए और सी दोनों। तो 129 के अंतर्गत ए और सी दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीआरपीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी के अंतर्गत एक कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट द्वारा डिफ़ॉल्ट निम्न में से किस कार्य को विसिएट कर देगा। मैं बता रहा हूँ कि ये हिंदी का वर्ड है, थोड़ा सा और प्रॉपर कर देता हूँ इसको। ये कह रहा है कि भाई इरेगुलरिटी ऐसी कौन सी है जो प्रोसीडिंग को विसिएट कर देगी। कौन सी ऐसी इरेगुलरिटी है जो प्रोसीडिंग को विसिएट कर देगी, यानी कार्यवाही को दूषित कर देगी। अब ये आपके सामने ऑप्शन है, ये अब आप इसमें से देख लीजिए। उम्मीद है आपने सही आंसर लगा लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ, इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 83 के अंतर्गत किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने और सेल करने का जो ऑर्डर दिया जाता है, वो अटैचमेंट का ऑर्डर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता जो वो ऐसा करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। ये बात 461 में बताई गई है, और 461 में ये बात बताई गई है कि अगर ऐसी गलती होगी तो इससे प्रोसीडिंग दूषित हो जाएगी, यानी विसिएट हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी के सेक्शन 145 का उद्देश्य क्या है। परिशांति को भंग होने से रोकना, कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ करना, कि ओनरशिप के क्वेश्चन को डिसाइड करना, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेक्शन 145 के अंतर्गत जो पोजीशन को लेकर डिस्प्यूट रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है परिशांति भंग होने से रोकना। उसमें ओनरशिप डिसाइड करने का नहीं है। अजीबुन्निसा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस भी है, और जिसमें ये बात कही गई थी कि सेक्शन 145 का उद्देश्य पोजीशन को डिसाइड करना है, परिशांति भंग को रोकना है, ओनरशिप डिसाइड करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि सीआरपीसी के सेक्शन 190 के अंतर्गत किसके द्वारा ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जा सकेगा, यानी 190 के अंतर्गत कॉग्निजेंस लेने में कौन मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, एनी कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो इस लिए स्पेशली एम्पावर किया गया हो, और डी है बी और सी दोनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और ऐसा सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जिसे सीजीएम ने ऐसा करने के लिए एम्पावर किया हो, तो वो कॉग्निजेंस लेने में कॉम्पिटेंट माने जाते हैं 190 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का
गलत स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। पढ़ लीजिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन बी है कि एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है अरेस्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को जब कोई अपराध उसकी उपस्थिति में और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कारित किया गया हो गिरफ्तार कर सकता है। और डी है उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकता है जब आप सेक्शन 43 में आप देखेंगे कि जब वो कोई कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तभी। तो ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार नहीं कर सकता। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस करेगा तब गिरफ्तार कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किसके द्वारा ट्रायबल है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, इन सभी के द्वारा। तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो इन सभी के द्वारा ट्रायबल है। ठीक है, उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी करता है और सेशन कोर्ट भी कर सकता है। तो ये है आपका पूरा सीरीज आज की। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। उम्मीद है आज का क्वेश्चन रोज़ की अपेक्षा थोड़ा इजी था, लेकिन ज़रूरी है कि हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हमारा पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको केवल टफ़ क्वेश्चन से रूबरू कराएं। हमारा उद्देश्य ये है कि जुडिशियरी में या एपीओ में जैसे क्वेश्चन आते हैं हम वैसे क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएं और वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। तो ये कोई बहुत कमाल की बात नहीं होगी कि हम आपके सामने में ऐसे क्वेश्चन रख रहे हैं जो आपको आ ही नहीं रहा है। हमें ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखने हैं जो कि परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगले सीरीज़ में मिलते हैं। इसको सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद आपको अपना पॉइंट बताइएगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।